नमस्कार। रिवीजन वाली क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ अनसॉल्व पेपर्स जो कि आपके केवल नेट ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और अदर स्टेट के भी जितने हिंदी साहित्य की परीक्षा हुआ है उन सभी के प्रश्नों का संकलन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 150 तक हो चुका है, अब हमारे 151 पर। ये सीरीज पूरी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और इसका एक प्लेलिस्ट बना करके हमने रख दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर डायरेक्ट देखेंगे तो आपको क्वेश्चन 1 से हिंदी साहित्य के लेखन से लेकर के बैक टू बैक सारे जो लेक्चर है ना इसके मिल जाएंगे। ठीक, तो आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? आसान प्रश्न है। कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, जस जयमंग, जस चंद्रिका, ये जो है ये नहीं है, ये रासो काव्य है। और किसका है? मधुकर कवि, उनकी ये रचना है। बाकी सभी जो है वो विद्यापति की है। अगले पे आते हैं 152 प्रश्न। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? आसान प्रश्न है। बीसल देव रासो के रचना कौन है? नरपति नाल, चंद्रबरदाई, धनपाल, जयानग। ऑप्शन में बताएं आप सही आंसर। नरपति नाल। ठीक, अब प्रश्न है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? किसके आश्रय में थे? आपके विकल्प है राज सिंह, शिव सिंह, नर सिंह और कीर्ति सिंह। देखो यहाँ पे दो विकल्प है, एक सी और डी दोनों में ही आएगा, परंतु वह जो थे वो राजा शिव सिंह के आश्रय में थे, उनके पुत्र थे कीर्ति सिंह, इसलिए उन्होंने इन पर भी लिखा है। लेकिन जब आप कीर्ति लता, कीर्ति पताका देखोगे ना तो आपका पहला दिमाग आएगा कीर्ति सिंह पे। ठीक, तो किसके आश्रय में थे? शिव सिंह के आश्रय पे थे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? किसके प्रति अनुरक्त था? अगर आप इतिहास जानते हैं और पृथ्वीराज की कहानी जानते हैं, अगर छोड़ो इतिहास, अगर आपने मूवी वगैरह भी देखा है तो इस विषय पर मूवी भी बन चुकी है। किसके प्रति अनुरक्त था? आपके विकल्प है पद्मनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता और पृथ्वीराज जो है वो कहा जाता है रिश्ते में मामा और भांजी का रिश्ता ऐसा कुछ था, इसलिए थोड़ा विवादित भी रहा। लेकिन ये प्रेम कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में भी प्रसिद्ध है। अगला है नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, ठीक है, अडिग साधना, हठपूर योग। अब इतना के बाद अगला जो विकल्प है ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। विकल्प डी सही है। विकल्प डी नहीं होता तो शायद आपका आंशिक रूप से ए भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्पष्ट आंसर दिया हुआ है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? नहीं है कौन? पहले हम जाते हैं सिद्ध साहित्य का जो आदर सूचक शब्द है पा। तो नॉर्मली अगर किसी में लगा हुआ है पा तो पहले समझ जाएंगे कि वह सिद्ध साहित्य से है। कौन? शहरपा, कुकुरिपा, शबरपा, ये सभी सिद्ध साहित्य से है। कौन है इसमें से? गोपीचंद। गोपीचंद जो है वो सिद्ध साहित्य संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राउल वेल किस तरह की रचना है? ए गद्य पद्य मिश्रित चंपू, बी शुद्ध काव्य, सी नाटक, डी प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य। क्या है? यह गद्य पद्य दोनों में लिखी गई थी और गद्य पद्य में जो दोनों में रचनाएं लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको चंपू काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? हमने इसका फॉर्मूला बनाया था क्या? गणपति की साली। ठीक, तो क्या हो जाएगा? गणपति चंद्रगुप्त इसके आंसर हो जाएंगे। ए विकल्प ए जो है वो सही होगा। ठीक, आते हैं अगले पे। अब देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि गणपति चंद्रगुप्त ने तो शालिभद्र सूरी को माना था। राहुल कहते हैं सरहपा का, राहुल सर, राम स्वयंभू है, शिव जो है वो पुण्यात्मा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी अद्धमार। ठीक है, प्रश्न 159। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से दूहा का बोध होता था। यह किसका कथन है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सॉरी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक,
अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है 160। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? आसान प्रश्न, कौन से कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? क्योंकि अमीर खुसरो हैं, विद्यापति बिल्कुल संबंधित है, हेमचंद्र भी संबंधित है जैन साहित्यकार से। कौन इसमें से नहीं है? गदाधर भट्ट, यह जो है वो आदिकाल से संबंधित नहीं है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो हमने जब भक्ति काल का सूची जब दिया है तो उसमें गदाधर भट्ट का नाम आता है भक्ति काल के स्तर में। ठीक। 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? रासो ग्रंथ की बात करिए, किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है? ठीक है, भट्ट केदार बिल्कुल है, जगनिक है, श्रीधर की कवि जो है वो रासो मिलती है, रणमल छंद वगैरह। विद्याधर जो है वो रासो ग्रंथकार नहीं है, इनकी रासो ग्रंथ नहीं मिलती, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका विद्याधर, 61 का ए। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, ये पंक्ति जो है वो वीर रस की पंक्तियां रही है। किसकी है ये पंक्ति? हेमचंद्र की। हेमचंद कहते इसमें है कि मतलब जो क्षत्रिय घराने की जो स्त्रियां कह रही हैं कि मेरा जो पति है वो युद्ध से बैरंग वापस लौटने से अच्छा है कि वो हम मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसका गर्व मनाती है, इसका जश्न मना रही है, इस तरह का जो बात कही गई है। 163, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हुए भी इन्होंने इनको महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य भी माना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, अभी हमने सॉल्व किया। राहुल संकृत्यान के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले कौन है? पहले सिद्ध। सिद्ध कौन है? राहुल संकृत्यान ने पहला कवि किसको माना? राहुल सर, तो सरहपा। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीन कसमोरिलमा, सूनी सेज डरावल लागे विरह अग्नि मोहि डस डस जाए। ये जो पंक्ति है ना, ये विरह काव्य की पंक्तियां हैं। अब विरह काव्य की पंक्तियां कहा किसने है? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर। तो कबीर और जैसी की ऐसी पंक्तियां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब विद्यापति की भाषा ना भाषा है ये और ना शैली है, ये किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है। हम्म। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 167। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन क्या है? हेमचंद शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। शब्दानुशासन इनका नाम है, हेमचंद्र की पुस्तक है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें भाषा के व्यवस्था पे ज्यादा प्रकाश डाला गया है। 168, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार पूछ रहा है, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, ये ठीक है। पहले हम जाते हैं, सबसे पहले जो आते हैं वो सरहपा आते हैं। सरहपा के बाद आपके आएंगे लुईपा, ये पहले नंबर पे सरहपा, दूसरे नंबर पे लुईपा, अद्दामार सबसे लास्ट में आएंगे 4 नंबर पे। 3 नंबर पे आएंगे पुष्पदन। तो कहाँ है? सरहपा, लुईपा, पुष्पदन। आपका विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। 169, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही? वज्रयान में आकर महासुखवात का प्रवर्तन हुआ, ये तो सही प्रश्न है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला, ये शुक्ल जी भी मानते हैं। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये आंशिक रूप से ये सत्य है, इसको मान सकते हैं। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, बिल्कुल गलत। सिद्धों की वाणियों में बहुत सारे संकेत है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए और सी, ये सही हो जाएगा। तो किसी में विकल्प है ए और सी, ए, ये सही हो जाएगा आपका। 170, प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। आसान प्रश्न। अब आप कुछ पंक्तियां जो है वो परिचित जान सकते हैं। 12 बरस ले कुकुर जी, ये 13, ये वीर रस की पंक्तियां है, परमाल रासो की है, और किसकी पंक्ति है? जगनिक की पंक्ति है। किसकी है? जगनिक की पंक्तियां है। तो बी से क्या हो जाएगा? बी का थर्ड हो जाएगा। और
अगली क्या आन जाएंगे, जाति पाति ओछा, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, यह किसकी पंक्ति है? ठीक है, ये पंक्ति आपकी आ जाएगी, ये है आपके रैदास की पंक्ति। तो डी का हो गया 5। अब देखते हैं इससे मिलता है कोई, बी का 3, डी का 5, बी का 3, ठीक है, डी का 5, तुरंत बी का 3 से ही विकल्प मिल गया। हमारा इसका जवाब क्या है, ए सही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं किसकी रचना कौन सी है, पंडित सालव सरापा की है, बारस बहादुर कुकुर जी है, ये जगने की है, उसके बाद की पंक्ति विद्यापति की है, जाति ओछा रैदास की है। अब फिर आ रहा है प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? वही प्रश्न जो आ चुका है, दोबारा से भी हम कर रहे हैं। पहले आपके आ जाएंगे सरहपा, अद्दहमाड़ सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक। उसके बाद आपके आएंगे आ, ये दूसरे नंबर पे आएंगे, और हेमचंद्र जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। या थोड़ा कंफ्यूजन है, ये थोड़ी बात है, बहुत अंतर है। तो ये विकल्प ए मेरे हिसाब से ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सन इसका देख ले, इसका एक्सप्लेनेशन देखे तो हाँ, सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्दहमाड़ और हेमचंद, हेमचंद सबसे लास्ट में आते हैं, तो विकल्प ए सही है। सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्दहमाड़ और हेमचंद, ये इनका आने का क्रम है। 172, यंद्री का लड़बड़ा जिह्वा का फोड़ा, काश का जति मुख का सती, जो सत पुरुषो उत्तमी कथी, यह किसका कथन है? यह गोरखनाथ के दृष्टि से सच्चा साधक वही है। अब यह इसमें स्पष्ट निकाला गया है कि कौन सच्चा साधक है। जो संयमी हो, बिल्कुल। जो इंद्रिय का दमन करने वाला हो, सही। महासुखवादी बिल्कुल नहीं मानते हैं वो। और कूट भाषा का प्रयोग करने वाला नहीं, सिद्ध सरल भाषा का प्रयोग करने वाला हो, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। एक और दो किस में आएगा, एक और दो है आपका डी में, डी जो विकल्प है वो सही है। प्रश्न संख्या 173, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई, कुछ छूट गया है, कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? सिद्धों और योगियों को रचनाओं का जीवन जो है वह स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से संबंध नहीं है, ये जो कथन है, ये विचार किसका है इनके बारे में? ये विचार है आपके रामचंद्र शुक्ल का। 174, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा लिखित नहीं है? आदि पुराण है, जठरसरी हो, उत्तर पुराण भी है, योग सार जो है उत्तर पुराण भी नहीं है, उत्तर पुराण और योग सार ये दोनों इनके द्वारा लिखी नहीं है, योग सार जो हिंदू द्वारा लिखी हुई है। तो विकल्प ए और सी जिसमें होगा वो सही है। ए और सी जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शायद इसमें स्टार लिखा है। ए और सी इसके विकल्प जो है वो सही है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरे का नासूर। अमीर खुसरो की ये जो उपयुक्त पहेली से इसका अभिप्राय क्या है? ठीक है, किसका अभिप्राय, क्या अभिप्राय है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरे का नासूर, ये क्या मतलब, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सन्यासी नहीं, खंडहर नहीं हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि भरा की बात की गई है, कोई चीज जो है वो इश्क, या तो प्रेमी का हृदय भी हो सकता है, या बी कुआं भी हो सकता है। ये दोनों ही विकल्प हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पष्टता तो आपके सही जवाब जो दिया है वो बी दिया है, ठीक है, तो इसका अर्थ है इस हिसाब से जो आंसर माना गया होगा वो बी माना गया है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, बड़ी फेमस पंक्ति है, किसकी है? अमीर खुसरो की। इसके लिए तो सेकंड थॉट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग
बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये जो कथन है ये किसका कथन है? अपभ्रंश काव्य के बारे में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने ये कहा है। अब सुमेलित करना है भाई रचनाकारों के संग। श्रावकाचार्य देवसेन हम जानते हैं। ठीक, प्राकृत प्रकाश वररुचि के हैं। अब देखिए अगर क्या इससे मिलता है कोई, ए का टू और बी का फर्स्ट, ए का टू बी का फर्स्ट और कहीं नहीं है, तो विकल्प ए ही तो सही हो जाएगा। इस हिसाब से सी का जो है वो थर्ड है, सही लगा हुआ है, और डी का जो है वो फिफ्थ है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 179, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? कौन सा? परमाल रासो? नहीं, बीशल देव रासो है सही जवाब। परमाल रासो जगनिक का, कुमार रासो दलपित विजय, पृथ्वीराज रासो जो है वो आपका चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। तो बीशल देव रासो आपका नरपति नाल द्वारा रचित है। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। रामायण महाभारत संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, पहला ही ये नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा है, उलटबासी है, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था है। नाथ साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य की बात करते तो शायद बी भी विकल्प जो है वो गलत हो जाता। तो विकल्प ए सही है। 181, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया, इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, नहीं। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिमान का मार्ग प्रशस्त किया, सही। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, बिल्कुल सतगुरु को यह मानते हैं। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। विकल्प आपका बी और सी सही है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन लोक, एक बार फिर से, लोक वेद और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिमान, नहीं रूढ़िवादिता, सॉरी ये गलत जवाब है, रूढ़िवादिता नहीं होगी ये। रूढ़िवादिता मैंने जल्दीबाजी में पढ़, देखो यही गलती हो जाती है, जल्दीबाजी में पढ़ने से यही मिस्टेक होता है। और पहला लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, ये पहली लाइन का व्याख्या है और जो है दूसरा लाइन की व्याख्या है। ठीक, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, इसमें ए और सी सही है, इसका में आ जाएगा बी में। ठीक, 182, सहजयान के प्रवर्तन हैं सरहपा, सहजयानी, सिद्ध, ब्रजयान शाखा के प्रवर्तक है। 183, संदेश रासक के रचयिता है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, अद्दहमाड अब्दुल रहमान, इन्हें हजार प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। 184, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति पताका, कीर्ति, अरे कीर्ति लता की पदावली हो चुकी है, कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। आत्मबोध, नरवै बोध, ये सारी रचनाएं किसकी थी? गोरखनाथ की थी। 186, प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा, यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा लिखी गई है? यह विद्यापति की पंक्ति है। बाकी सब तो चूंकि ये भी लगा सकता हम आदिकाल सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब तो जो है वो भक्ति काल के हैं। बौद्धोगान दोहा किसने संपादित किया? बिल्कुल बिना सोचे बता दो, हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धोगान दोहा संपादित किया था। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं प्रबोध चंद बागची ने दोहा को संपादित किया था, राहुल संकृत्य ने हिंदी काव्य धारा का संपादन किया था। ठीक है, 188, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा गया? संध्या भाषा, संध्या भाषा, संध्या भाषा, संध्या भाषा, इस तरह की भाषा जो है वो सिद्ध कवियों द्वारा कही गई। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण वीर न होकर के श्रृंगार रस था? रासो काव्य की बात कर रहे हैं, कौन? बीशल देव जो है वो विशुद्ध प्रेम आख्यानक काव्य है और उसका जो मूल जो रस है वो श्रृंगार है। बाकी सब में तो आपको श्रृंगार और वीर मिला जुला मिल जाएगा, लेकिन वह बीशल देव जो रस है वो पूर्णतः श्रृंगार है। अगला, आल्हा खंड किसका दूसरा नाम है? परमाल रासो का। ठीक है, इसमें आल्हा और उदल जो है वीर सैनिक, उनके युद्ध का वर्णन दिया हुआ है, किस प्रकार से वह मृत्यु के शैया तक जो है वो युद्ध के करते रहे। परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता कौन है? जगनिक, परमाल रासो के रचयिता है जगनिक।
अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। ये जो रचना है वह किसकी है? रसली, रामसाय, रसखान, रहीम, किसकी है? यह रहीम की रचना है। ठीक, भक्ति काल को छूता हुआ। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरिया ने किसको पुरानी हिंदी कहा है, या पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? गुलेरी। किसने? राजा मुंज को। यही प्रश्न देखो नया है। किसको? राजा मुंज को उन्होंने स्वीकार किया है। 194 निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आसान, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे आसान लगे। कौन है इसमें सबसे आसान का? आस्कू का चंदन वाला रास, ठीक है। और विजय सेन सूरी का हो गया रेवंत गिरिराज, सही है। नरपति नाल का क्या हो गया आपका? बीसल देवरास, ये भी सही हो गया। शालिभद्र सूरी का हो गया आपका ये भरतेश्वर बलिरास। ठीक है, तो ये जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। विकल्प बी इसके साथ सही हो, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? हालाते कन्हैया, ये है आपकी अमीर खुसरो की रचना। हिंदी और उर्दू मिश्रित इसकी बोली रही है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? किन ग्रंथों की प्रधान रही है? रासो काव्य की। रासो काव्य परंपरा पूरी तरह से रही है। जैन काव्य में भी रासो काव्य रहा है, तो रासो काव्य जो है वो ज्यादातर प्रधान रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों, लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? किसमें हुआ है? इसका वर्णन जो है वो कीर्तिलता में हुआ है। किसके अनुसार आचार्य प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं? 198 प्रश्न। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गीति शैली। श्रृंगारिक तो है ही, और लेकिन अगर इसके बाद की गीति शैली तो गेय भी, वही गेय गीति शैली का प्रयोग किया गया है। जयमन जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आसान, मधुकर कवि। 200 मिलान करना है। बढ़िया प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। अब मिलाइए। बीसल देवरासो किसकी रचना है? बीसल देवरासो है आपकी नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। कुमार रासो दलपति विजय और परमार रासो जगनी की रचना। ये सब रासो ग्रंथ हैं जो 8 देश भाषा और अपभ्रंश की पुस्तक आचार्य शुक्ल ने मानी थी। ये चारों उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये 200 प्रश्न हमने आज सॉल्व कर लिया। इसके आगे की कड़ी के साथ हम कल आपको वापस से सेम टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो अभी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।